क्या होता है जब एक 69 साल का आदमी लोगों के सामने आकर कहता है कि वो वही खोया हुआ बच्चा है जिसे हजारों लोग आज भी ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, बचपन में हम सभी के मम्मी पापा हमसे ये कहते हैं कि कभी भी कोई टॉफी या चॉकलेट वगैरह दे तो उससे बिल्कुल मत लेना और उसके साथ गलती से मत जाना। आपको ये बातें भले ही मजाक लगती हो, पर एक समय था जब बच्चों को अगवा करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका था। और इसी तरीके को आजमा कर जब एक छोटे से बच्चे की किडनैपिंग की गई तो वो किडनैपिंग सिर्फ किडनैपिंग नहीं रही, बल्कि बच्चे को ढूंढने के लिए गाने से लेकर किताबें तक लिखी गई। अब यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर ये किडनैपिंग इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों थी और क्यों हर कोई उस बच्चे को सालों से ढूंढ रहा था। तो दोस्तों, इन सभी चीजों के जवाब जानने के लिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना पड़ेगा। ये इंसिडेंट जुलाई 1874 का है, जब एक 4 साल का बच्चा चार्ली रोज अपने बड़े भाई वॉल्टर, जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल की थी, उसके साथ जर्मन टाउन फिलाडेल्फिया में बने अपने घर के बाहर खेल रहा था। तभी एक तांगे पर सवार होकर 2 अनजान आदमी वहां पर आए। चार्ली और उसके भाई ने इन दोनों को उस दिन से पहले कभी भी अपने घर के आसपास नहीं देखा था। हालांकि यहाँ रहने वाले कुछ लोगों का ये कहना था कि ये दोनों इस इंसिडेंट के 5 दिन पहले भी यहाँ आ चुके थे। खैर, वो तांगा वहां रुका और दोनों आदमी बच्चों से बातें करने लग गए और बातें करते करते उन्होंने बच्चों को टॉफियां भी दी, जिसे देखकर बच्चे काफी खुश हो गए। हालांकि उस टाइम उन दोनों आदमियों के पास बहुत कम टॉफियां थी, इसलिए उन्होंने चार्ली और उसके बड़े भाई से कहा कि वो उनके साथ चलें, वो लोग उन्हें बहुत सारी टॉफियां दिलवा देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इन दोनों बच्चों को पटाखे दिलाने की भी बात कही, ताकि ये दोनों 2 दिन बाद आने वाली 4 जुलाई की छुट्टी के दिन उन्हें जला सकें। दोनों ही बच्चे इन लोगों की बात पर यकीन करने लगे और इनके साथ तांगे पर बैठ गए। थोड़ी दूर जाने के बाद वो तांगा एक दुकान पर रुका और फिर उनमें से एक आदमी ने चार्ली के भाई वॉल्टर को अकेले ही सारा सामान खरीद कर आने के लिए कहा। 6 साल के बच्चे को क्या ही अक्ल होगी कि उसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए वो खुशी खुशी तांगे से उतरा और अपने भाई को उन लोगों के साथ छोड़ सामान लेने चला गया। लेकिन वॉल्टर के उतरते ही वो तांगा चलने लगा। बदकिस्मती से उस समय दुकानदार के अलावा कोई भी पास में मौजूद नहीं था जो इन दोनों बच्चों की मदद कर पाता, और ये अकेला दुकानदार भी कुछ नहीं कर पाया। हालांकि इसने कोशिश तो की, लेकिन तांगा बहुत तेजी से भागकर निकल गया। यही वो अंतिम समय था जब चार्ली के भाई ने उसे देखा था। इस किडनैपिंग के कुछ दिनों बाद चार्ली के पिता को फिरौती भरी चिट्ठियां मिलने लगी और ये सभी चिट्ठियां किडनैपर्स द्वारा भेजी गई थी। अब इनके द्वारा लिखी गई भाषा बहुत ही मुश्किल से समझ में आ रही थी, लेकिन एक बात तो लोगों को समझ में आ गई थी कि किडनैपर्स फिरौती के तौर पर चार्ली के पिता से $20,000 की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, उस समय $20,000 आज के समय के $4 लाख के बराबर हैं। और तो और उस लेटर में पुलिस को भी कुछ न बताने की बात लिखी गई थी, वरना इसका अंजाम चार्ली को भुगतना पड़ सकता था। वैसे तो उस टाइम चार्ली के पिता का अच्छा खासा फलों का बिजनेस था और शहर में एक अच्छा बड़ा घर भी था। शायद यही चीजें देखकर किडनैपर्स ने किडनैपिंग करने के लिए चार्ली को चुना, और किडनैपर्स को यह नहीं पता था कि ये सारी चीजें होने के बावजूद चार्ली की फैमिली फाइनेंशियली कमजोर थी। दोस्तों, इन लोगों ने अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया था और 1873 में स्टॉक मार्केट का अमेरिका में कितना बुरा हाल हुआ था ये तो हम सभी जानते हैं। इसलिए अब इनके पास पुलिस को बताने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। और जैसे ये बात पुलिस तक गई, चार्ली की किडनैपिंग की खबरें पूरे शहर और राज्य में फैलने लगी और फिर चार्ली की ये किडनैपिंग नेशनल लेवल पर पहुंच गई। ये केस इतना ज्यादा पॉपुलर होने की वजह से राज्य के बड़े बड़े एनफोर्समेंट ग्रुप्स इस केस की जांच में लग गए। यहाँ तक कि उस समय की बहुत ही मशहूर डिटेक्टिव पिंकर्टन भी इस केस की जांच कर रहा था। उस समय शहर का हर एक इंसान चौराहे और सड़कों पर चार्ली को ही ढूंढ रहा था। चार्ली की खबरें और अच्छे से फैलाने के लिए उसकी तस्वीर राज्य में बिकने वाले हर सामान पर लगा दी गई। यहाँ तक कि उसी समय के मशहूर सिंगर्स ने चार्ली के लिए मिलकर ब्रिंग बैक आवर डार्लिंग नाम का एक गाना भी बनाया। केस इतना पॉपुलर हो गया कि हर कोई $20,000 देकर चार्ली को छुड़वाना चाहता था। चार्ली के परिवार वालों ने भी किडनैपर से संपर्क करने की कोशिश की, पर उनसे संपर्क नहीं हो पाया, जिस वजह से सभी की उम्मीदें धीरे धीरे टूटती जा रही थी। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। 13 दिसंबर 1874 के दिन एक जज के घर में लूटपाट करने की कोशिश की गई। अब जज तो उस समय घर पर नहीं थे, लेकिन आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर उन चोरों को धर दबोचा और इतना मारा कि वो दोनों बहुत बुरे तरीके से घायल हो गए, जिनमें से एक तो मौके पर ही मर गया। हालांकि दूसरे का इलाज करवा कर पुलिस ने अपनी हिरासत में उसे ले लिया। पूछताछ के बाद पता चला यही वो दोनों किडनैपर्स थे जिन्होंने चार्ली को किडनैप किया था।
पर यहाँ मुश्किल ये थी कि जो किडनैपर मार पिटाई में पहले ही मर चुका था, उसने चार्ली को एक खुफिया जगह पर छुपाया था, जिसके बारे में इस दूसरे किडनैपर को नहीं पता है। हालांकि पुलिस के दबाव देने पर इसने कुछ भी नहीं बताया और कुछ ही समय में इस दूसरे किडनैपर को भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। यानी कि चार्ली का बस पता लगते लगते रह गया, क्योंकि अगर सही वक्त पर इन दोनों के बारे में पता चल जाता तो शायद चार्ली को ढूंढा जा सकता था, पर यह मौका भी हाथ से चला गया। लेकिन चार्ली के पिता ने कभी भी उम्मीद नहीं खोई। उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन उनका बेटा चार्ली उनके पास जरूर लौट कर आएगा, पर वो मौजूदा हालातों से काफी परेशान भी थे। इसलिए चार्ली के पिता क्रिश्चियन ने अपने बेटे की किडनैपिंग से जुड़ी एक किताब भी लिखी, जिसका नाम द फादर स्टोरी ऑफ चार्ली रोज द किडनैप्ड चाइल्ड था। अपने बच्चे को ढूंढने के लिए चार्ली के पिता के अंदर एक बार और जुनून आ गया था, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारा चंदा भी इकट्ठा किया और आने वाले दशकों में वो 570 से भी ज्यादा ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने चार्ली होने का दावा किया। लेकिन कोई भी उनमें से चार्ली नहीं था, बल्कि चार्ली की मशहूर कहानी सुनकर कई सारे लोग इनके परिवार में अपना हिस्सा पाने के लिए चार्ली बनने का झूठा नाटक करके इनके घर आते। हर बार ये लोग पकड़े जाते। फिर समय आया 1934 का। अब तक चार्ली के पिता क्रिश्चियन की मौत हुए भी 37 साल बीत चुके थे और तभी एक 69 साल की लकड़ियों का काम करने वाला आदमी, जो कि फिनिक्स एरिजोना में रहता था, वो अचानक से ही रोज परिवार के घर पहुंचा और उन्होंने कहा कि वही असली चार्ली है। दोस्तों, इस आदमी का नाम गुस्टाव ब्लेयर था। इस आदमी ने सभी को ऐसी ऐसी बातें बताई कि हर कोई ये मानने लगा यही असली चार्ली है। यहाँ तक इसने ये भी कह दिया कि जब इसे अपनी जिंदगी का सच पता चला तो इसने अपना नाम बदलकर चार्ली कर लिया। अब यहाँ पर चार्ली के पिता तो मर चुके थे। चार्ली का बड़ा भाई वॉल्टर उस आदमी की जांच करने लगा और सारी पूछताछ के बाद वॉल्टर को उस आदमी पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि इस परिवार के साथ पहले भी बहुत से धोखे हो चुके थे और अब वो दोबारा से किसी और पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर ब्लेयर के द्वारा कही गई बातें इतनी साफ तरीके से लोगों के सामने रखी गई कि कोर्ट को भी ये यकीन हो गया कि यही चार्ली है। पर कोर्ट के मंजूरी देने के बावजूद वॉल्टर इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने अपनी जायदाद में से उस शख्स को एक पैसा भी देने से मना कर दिया और बोला, अगर तुम चार्ली हो तो पहले मुझे विश्वास दिलाओ, क्योंकि चार्ली मेरे सबसे करीब था और आखिरी बार मैंने ही उसे देखा था। मैं तुम्हारे कहने पर किसी को भी अपना भाई नहीं मानूंगा। ब्लेयर ने वॉल्टर को अपने चार्ली होने के सारे सबूत दिए, पर फिर भी वो नहीं माना। इसलिए ब्लेयर ने अपने रुख बदला और वो हॉलीवुड आ गया, ये सोचकर कि वो अपनी कहानी बेचेगा। अब इसकी कहानी पर तो सभी को विश्वास था, लेकिन किसी को इस बात पर विश्वास नहीं था कि ये असली चार्ली है। इसलिए किसी ने भी इसकी कहानी नहीं खरीदी। 9 सालों तक अपने आप को चार्ली साबित करते करते इस इंसान की भी मौत हो गई, पर इनके खून के सैंपल कोर्ट के पास मौजूद थे। इसलिए फैसला लिया गया कि इनका वापस डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। दोस्तों, आप विश्वास नहीं मानेंगे, इस बार डीएनए टेस्ट में रिपोर्ट नेगेटिव आई, यानी कि ब्लेयर चार्ली नहीं था, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। एक ऐसा शख्स जो 9 सालों तक खुद को चार्ली कह रहा था, वो असली चार्ली था ही नहीं। इसलिए चार्ली की किडनैपिंग का ये रहस्य ही बनकर रह गया, जो शायद ही कभी सुलझ पाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको चार्ली के इस मशहूर किडनैपिंग केस के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।